what is the use of data analyst, what they basically do, and something about the data analyst. ठीक है, रिकॉर्डिंग है, आप वो फॉरवर्ड कर देना. ठीक है, और स्क्रीन विजिबल है सब. ऑलराइट, सो सबसे पहले as we know, a data analyst is something about the technical part, right? It hardly contains 20% of your theory, rest will be totally based on your practical, as I already mentioned before also. So अगर मैं छोटा सा सेम एग्जांपल, अगर मैं बेसिक रोड मैप की बात करता हूँ फॉर द डेटा एनालिस्ट, मैप फॉर डीए, सबसे पहली चीज डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? लाइक मैं अगर आपसे पूछूं डेटा एनालिस्ट कर दे क्या? डेटा जो बेसिक डे टू डे लाइफ में हर जगह में डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका फ्यूचर कैसे, मतलब वो डेटा यूज करके कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केटिंग या फिर सेल्स या फिर साइंस में भी. ऑलराइट, उसको कैसे यूज करना वो है डेटा. परफेक्ट. सो सिंपली एनालिसिस ऑन द डेटा, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डे टू डे लाइफ में एनालिसिस करते हो, आप रियल लाइफ में नॉर्मली करते हैं? देखो छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहली आपकी एनालिसिस थी कि आपको कौन सा डोमेन में जाना है. आपके पास डेवलपमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, यूआई यूएक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, एडब्ल्यूएस है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. तो सबसे पहली आपकी एनालिसिस थी कि आपको कौन से डोमेन में जाना है. सेकंड एनालिसिस आपने करी कि वो चीजें मुझे कहाँ से अप्रोच करनी है. देयर आर 100+ कोचिंग्स, राइट? तो इन अ रियल लाइफ जो चीज हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं, दैट इज द ओनली एनालिसिस. वही काइंड ऑफ प्लान अगर हम डेटा पे अप्रोच करेंगे, दैट इज डेटा एनालिसिस, राइट? अब इसके अंदर अगर मैं पहली बात करूं, सबसे पहला स्टेप आता है कोर पाइथन. कोर पाइथन नॉर्मली हम क्यों पढ़ते हैं? सिंपली टू बिल्ड अ लॉजिक्स. व्हाट इज दिस लॉजिक्स? ये तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया. लॉजिक्स इन द सेंस, अभी जो आपका इनिशियल स्टेज है, लेट सपोज मैं आपको एक डेटा दे दूं 5 से 6 लाख रोज का, और कुछ केस स्टडी दे दूं, कि आप कर पाओगे प्रॉपरली? आज अगर मैं दे दूं, नहीं कर पाओगे. आपको ये नहीं समझ में आएगा कि लाइक मुझे इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करना है, बेसिक अप्रोच क्या रहने वाला है. वो चीज आप सीखते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स. इन शॉर्ट, लॉजिक्स आपको सिखाता है डेटा पे अप्रोच किस तरीके से किया जाता है, काइंड ऑफ चलना कैसे है. ठीक है, इसके बाद जब आप सीखोगे, that is something about advanced Python. In the advanced Python, you will learn multiple libraries. That is something known as NumPy, Pandas, Matplotlib, and the last is something known as Seaborn. ये कुछ लाइब्रेरीज आप कवर करोगे डेटा एनालिस्ट में. इफ आई टॉक अबाउट NumPy, NumPy is basically used for mathematical equations. It hardly contains 20 to 25% of your statistics, not more than that. तो इन डेटा के अंदर अगर मुझे दिख रहा है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो वो चीजें मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ NumPy. अब हमारे पास एक्चुअली जो डेटा आता है उसको बोला जाता है रॉ डेटा, गंदा डेटा. उसको प्रॉपर क्लीन करना, प्रॉपर उसके अंदर चेंज करना, डेटा को मॉडिफाई करना, वो सारी चीजें आपका करता है पांडास. पांडास बेसिकली डेटा पे काम करता है जो आपका मैन्युपुलेट करता है, चेंज करता है, क्लीन करता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब अगेन इफ आई सी, आई हैव टू लाइब्रेरीज, दैट इज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न. लेट सपोज, लेट मी गिव यू वन ऑफ द डेटा विच इज ऑफ सेल्स. अब अगर मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं सेल्स का, जिसमें 5 से 6 लाख रोज है, अगर आप वो डेटा अपने क्लाइंट को दिखाते हो, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स बाय जस्ट वॉचिंग द डेटा? नॉट पॉसिबल. अगर मैं उसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ्स में दिखाऊं, तो अंडरस्टैंडेबल है. दैट्स व्हाट. सो मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न आर द विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज, जिसमें बेसिकली आप ग्राफ्स बनाते हो, प्रेजेंट करते हो, क्योंकि एट द एंड, हाँ वो भी है. अब एट द एंड हमें पता है क्लाइंट कभी भी डेटा नहीं देखता, अगर वो डेटा से समझ जाता तो वो खुद ही कर लेगा, राइट? तो उनको हमें देना करना पड़ता है, डैशबोर्ड्स बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट देना पड़ता है. ग्रेट. अब इसी के बाद मेरे पास आता है एडवांस एक्सेल. आई बिलीव आपने एक्सेल तो यूज किया, राइट? अब मैं एक्सेल के अंदर भी तो डेटा मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं डेटा में चेंज कर सकता हूँ, वैल्यूज को क्लीन कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. सो इफ आई हैव एक्सेल, देन व्हाई शुड आई गो फॉर पांडास? And if I have pandas, then why should I use Excel? It is quite alternate. Even मैं तो डैशबोर्ड एक्सेल में भी बना सकता हूँ, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? देयर इज समथिंग, एक मेजर डिफरेंस ये है, एक्सेल कहता है कि आप मेरे अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को कंटेन करवा सकते हो. दैट इज 10,48,576 नंबर ऑफ रोज. इससे बड़ा ये डेटा कंटेन ही नहीं करता. इवन 10 लाख रोज में ये हैंग हो जाता है. सो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज वर्क्स विद द एक्सेल, क्योंकि हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इफ आई टॉक अबाउट एमएनसीज कंपनीज, दे कंटेन 20 लाख रोज, 30 लाख रोज डेटा एज वेल, राइट? सो वो चीज आप हैंडल करोगे विद द हेल्प ऑफ पांडास. ग्रेट. ठीक है, ऑलराइट.
This is the most important step. Around 70 to 75% of your interviews questions will be totally based on SQL. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बोला जाता है डेटाबेस. व्हाट इज दिस डेटाबेस? लेट्स से अब अगर मैं कंपनी की बात करूं तो देखो आपने कुछ क्रेडेंशियल सबमिट करे होंगे, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, योर फोन नंबर, समथिंग लाइक दिस. अब एक कंपनी में हजारों एम्प्लॉइज होते हैं, तो क्या वो हार्ड कॉपीज में रखते हैं डेटा? नहीं. हर एक चीज का सिस्टम पे होता है. दैट इज समथिंग नोन एज सर्वर, एंड SQL इज वन ऑफ द सर्वर. हाँ जी. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान के चलो मुझे डेटा क्लीन करना आता है, डेटा का प्रेजेंटेशन देना आता है. एट द एंड अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? नॉट पॉसिबल. और किसी भी कंपनी का डेटा कहाँ होता है? सर्वर पर. राइट. अब इसके अंदर भी अगर मैं डेप्थ डाउन बात करूं तो इसके अंदर दो चीज होती है. सेंट्रलाइज डेटा. सर्वर तो हार्डवेयर से बना के रखते हैं हमारे कंपनी, हम्म. इसमें डेटा रहता है, उसमें प्रोग्रामिंग जो रहते हैं वो SQL से रहता है. दैट्स व्हाट. डेटा को जो फेच करते हो डिपेंड्स, बहुत सारे होते हैं. सॉरी. ये SQL का मतलब डेटा के साथ हार्डवेयर का रिलेशन नहीं या फिर प्रोग्रामिंग के साथ? प्रोग्रामिंग के साथ है. सीक्वल का काम है, देखो आपका सर्वर है, आपके कंपनी का डेटा सर्वर पर स्टोर्ड है. अब मैं चाहता हूं, मान के चलो मेरा एक बिजनेस है जिसमें मेरा डेटा स्टोर हो रहा है 4 साल का. मैं चाहता हूं 2014 का डेटा निकालना या 2025 का लेटेस्ट डेटा निकालना. तो वो जो डेटा फेच आउट होता है वो किसी ना किसी सर्वर से ही होगा, जो कि एक सीक्वल माध्यम है जिससे आप डेटा को फेच कर सकते हो. अब ऐसा सीक्वल भी है, नो सीक्वल है, PL सीक्वल है, पोस्टग्री सीक्वल है, माई सीक्वल है, बहुत सारे होते हैं. इवन AWS भी आपका वो है सर्वर. क्लाउड भी आपका क्या है? सर्वर है. डिपेंड्स, कंपनी पे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि वो क्या यूज कर रहा है. बट नॉर्मली डेटा एनालिस्ट में 90% माई सीक्वल यूज होता है. और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर मैं सीक्वल की बात करूं, पोस्टग्री सीक्वल की बात करूं, तो इनमें ज्यादा चीजों का डिफरेंस नहीं आता है. बस कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो ज्यादा होती है वो आप पोस्टग्री सीक्वल में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सीक्वल में भी कर सकते हो. बट नो सीक्वल की अगर मैं बात करूं तो नो सीक्वल में आपका डेटा आता है अनस्ट्रक्चर्ड, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, इस तरीके की जेसन फाइल हो गई, वो चीजें. बट इसमें जो आपका डेटा आता है वो आता है स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि सीक्वल का फुल फॉर्म ही है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. और स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है? जो भी चीज रोज और कॉलम्स में चलती है वो स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. अब इसके अंदर मेरे पास हमेशा दो तरीके के डेटा मिलेंगे. एक सेंट्रलाइज डेटा मिलेगा और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. अब ये सेंट्रलाइज डेटा क्या? सेंट्रलाइज डेटा इज समथिंग नोन एज वन सर्वर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, if I take the example of Instagram, these are the servers. Sorry, these are the softwares. अगर मैं इसमें बात करूं, आप आई बिलीव आप यूज करते हो, राइट? सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. माइट भी आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, आपने जैसे ही ओपन करा आपके पास एक एरर आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओपन नहीं होता. कभी कभार हो जाता है. वो नॉर्मली कब होता है? जब आपका सर्वर डाउन हो जाता है. फेसबुक और इंस्टाग्राम का सिर्फ एक ही सर्वर है, मतलब पूरा कंटेंट एक ही जगह रखा है. तो अगर वो डाउन होगा तो वो सबके लिए रिफ्लेक्ट करेगा. इसका एडवांटेज ये है, मान के चलो आपके घर में 3 रूम है, एक में आपका बैग है, सॉरी एक रूम में ही आपका बैग, लैपटॉप, चार्जर रखा है. अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कहां पे रखा है, आप इजीली बता दोगे उस रूम के अंदर है. मतलब डेटा को फाइंड आउट करने में सिंपलिसिटी है, क्योंकि एक ही सर्वर पर है, सारी चीजें एक ही जगह रखी है, राइट? बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहता है कि मेरे मल्टीपल सर्वर होते हैं. मल्टीपल सर्वर इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये कभी बंद नहीं होते, नेवर. क्यों? इसमें मल्टीपल सर्वर है. मतलब इंडिया का सर्वर अलग है, कनाडा का अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, इंडोनेशिया का अलग है. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. मान के चलो मेरे इंडिया का सर्वर डाउन हो गया, तो वो कहता है जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा इंडिया का, इंडिया से जो भी नियरेस्ट होगा वहां से फेच आउट कर लेता है. इसीलिए इसमें आपकी दिक्कत नहीं आती. नहीं, सर्वर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंडिया का सर्वर है तो इंडिया के सर्वर पे सिर्फ यही चीजें चल रही है. नेटफ्लिक्स अगर आप चला रहे हो तो वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है, बट वो डिवाइड इस तरीके से किया गया है कि अगर आप इंडिया के सर्वर का डाउन हो जाता है तो वो दूसरे के सर्वर से भी इजीली लीनियंसी बना सकता है. दैट मीन्स ये दिक्कत नहीं आती. तो डेटा मतलब इंडिया में डेटा नहीं है कि बस वो इंडिया में अवेलेबल? नहीं 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 नहीं, बाकी रिपीटेड डेटा भी रहता है? रिपीटेड नहीं होता है कभी भी. डेटा का आपके पास इंफॉर्मेशन, अब देखो अगर आपके पास कोई डेटा है तो इंफॉर्मेशन तो होगी ना कि किस चीज का, किसका कहाँ पे क्या चीजें रखी है, वो वाली चीज है. इस लीनियंसी का मतलब है अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पुरानी चीजें कहीं और भी रखी है. जो दूसरे सर्वर से आप लोगे उससे कनेक्टिविटी से आगे का जो डेटा आपका जनरेट होगा वो उसके सर्वर पे होगा.
ये वाली चीज है। पुराना डेटा तो इंडिया का जो है इंडिया में ही है, बट जो डाउन हो गया वो ओपन नहीं होगा, दूसरे से लेगा। हाँ, ये वाली चीज। अब इसमें नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का आ जाता है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? अब एक रूम में आपने बैग रखा है, एक रूम में लैपटॉप रखा है, एक रूम में सेलफोन रखा है। अब मैं आपसे पूछूं बैग कौन से रूम में है, डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एक जगह रखा है तो मुझे पता। तो इसमें डेटा को फाइंड आउट करने में मोर डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज डेटा, क्योंकि जब ये मेरा इंडिया का सर्वर डाउन होगा, जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा, अब उस पर जाएगा ये डेटा, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। ये वाली चीज है। इसके बाद आपके पास चीजें आ जाती है डब्ल्यू, एंड द लास्ट इज समथिंग नोन एज पावर बीआई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए तो मैटप्लॉटलिब सीबॉन थे, देन व्हाई शुड आई गो फॉर टैबल्यू एंड पावर बीआई? These are also for the visualization tools, right? Or to visualize the data. Matplotlib and Seaborn are the part of Python. So any kind of graph, you have to write the code. तो ये kind of outdated है, but still कुछ कुछ कंपनीज अडेप्ट करती है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। आज के सिनेरियो में टैबल्यू एंड पावर बीआई चलता है, क्योंकि इनके अंदर कोडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेट मी शो यू द इंटरफेस। लेट से अगर मैं टैबल्यू की बात करूं, ये मेरे पास टैबल्यू है, ठीक है। अब मुझे दिखाना है, मेरे पास सेल्स का डेटा है, मैं देखना चाहता हूँ कंट्री वाइज सेल्स क्या हुई। मुझे कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ड्रैग किया कंट्री को कॉलम्स में डाला, और सिंपली मैंने सेल्स को ड्रैग किया रोज में डाला, मेरे पास एक चार्ट आ गया। मैंने तो कोई कोड नहीं लिखा। इस तरीके से आप मल्टीपल शीट्स पे ग्राफ्स बना के एक ही जगह, एक ही इंटरफेस पे जब दिखाते हो, उसको डैशबोर्ड बोला जाता है। बिल्कुल, पाइवेट टेबल, जो कि ग्रुपिंग करता है एक्सेल में, राइट। अब इसमें ना दो तरीके के डेटा होते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, इसमें दिस कंटेन्स द डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू दिस, दोनों का कलर अलग है। इसमें दो तरीके के डेटा इन द सेंस, एक फिक्स डेटा होता है, एक कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, ठीक है। अब इसको दो एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो मैं एक कार परचेस कर रहा हूं। नॉर्मली कार में गियर्स कितने होते हैं? माइट बी 5 और माइट बी 6। मान के चलो मैंने कार परचेस करी विच कंटेन्स 5 गियर्स। क्या मैं उसे 11 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। क्या मैं एक गियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। तो वो तो फिक्स है। अब आप यहां से 20 किलोमीटर ड्राइव करोगे, क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? चेंज होती है, राइट, फ्लक्चुएट होती है। अब इसी को बिजनेस के डेटा में समझ लेते हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है इन कंट्रीज में मेरा माल जाना है, तो वो तो जाएगा ही, राइट। अब आज अगर मेरी 1,000 की सेल है, क्या गारंटी अगले महीने भी 1,000 की होगी? आज मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्या गारंटी अगले महीने भी दूंगा? आज मेरा 1,000 का प्रॉफिट है, क्या गारंटी अगले महीने भी 1,000 का होगा? तो जो नंबर वाली चीजें होती है वो फ्लक्चुएट होती है, बार बार चेंज होती है, उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस डेटा। आप जैसे ही टैब्ल्यू में डेटा को लोड करोगे, वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, वो आपको डिवाइड करके ऑटोमेटिक दे देगा, मतलब आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां पे मेरा माल जाना है जिन कंट्रीज में, वो फिक्स है, राइट। ये वाली चीज है, ठीक है। अगर आप टैब्ल्यू सीख जाते हो तो ये समझ लेना 70% पावर बीआई सीख गए। अगर आप पावर बीआई सीख जाते हो तो ये समझ लेना 70% टैब्ल्यू सीख गए। तो ना विजुअलाइजेशन है, सिंपल है, दैट्स व्हाट। अब ये था बेसिक रोड मैप फॉर डीए, जिसके अंदर आपका छोटा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी आएगा, जिसमें बोला जाएगा डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा किस तरीके से होता है, छोटा सा स्टैटिक है। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूं डीएस, दैट इज डेटा साइंस, इसी में दो चीज और ऐड हो जाती है। वन इज एमएल, मशीन लर्निंग, एंड द एट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का काम क्या होता है? प्रेडिक्शन करना, दैट्स व्हाट। अगर मैं नोटिस करूं, मैं कल का टेम्परेचर बता सकता हूं कितने बजे क्या टेम्परेचर रहने वाला है, राइट, 10 दिन का मुझे दिख जाता है। वो पुराने डेटा से प्रिडिक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। एआई एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इसके कुछ सबसेट है। एमएल इज वन ऑफ द सबसेट, डीएल दैट इज डीप लर्निंग वन ऑफ द सबसेट ऑफ एआई, और आज के सिनेरियो में जो ज्यादा चल रहा है दैट इज जेन एआई, जनरेटिव एआई, दैट इज आल्सो द सबसेट ऑफ एआई। जैसे ही मैं एमएल और एआई को मिक्स करता हूं, आप हाईवेज पे जाते हो, स्पीडोमीटर्स रहते हैं जो ऑटोमेटिक स्पीड डिटेक्ट करते हैं, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एमएल एंड एआई। अब आई नो टी ट्री के अंदर द फर्स्ट स्टेप विल बी योर डेटा एनालिस्ट। आफ्टर गेटिंग 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन ओनली यू विल एबल टू स्विच इन डेटा साइंस। बट कोई लक, कोई चांस, क्या मैं डायरेक्टली डेटा साइंस में जा सकता हूं? क्योंकि नॉर्मली आई कैन सी डेटा साइंस का पार्ट ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट, कंटेंट अलग है। तो क्या मैं डायरेक्टली डेटा साइंस में जाता हूँ? नॉर्मली नहीं जाने देते। क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, आगे पूछूं क्या आएगा? ऑलराइट, अब मैं लिखूं 123 23 20 34, आगे पूछूं क्या आएगा? तो ये मुझे भी नहीं पता। नॉर्मली कहने का मतलब है, इस तरीके का रॉ डेटा हमारे पास आता है,
अब उसको प्रॉपर क्लीन करोगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लाओगे, तो उसके बाद जब आप प्रेडिक्शन करोगे एक्यूरेसी आएगी। अगर आपको डेटा ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उस पर डायरेक्ट प्रेडिक्शन करके क्या करोगे, एक्यूरेसी तो आनी नहीं। इसीलिए पहले आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, उसके बाद स्विच करते हो डेटा साइंस में, फिर जाते हो आप प्रेडिक्शंस के लिए। ठीक है, पूरा सिनेरियो क्लियर है, कौन सी चीजें किस लिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं पाइथन से। लेट्स सी। हाँ, ये आपको पूरी फाइल रिकॉर्डिंग डे बाय डे मिलती रहेगी। हाँ, अब जैसे देखो आपका नोट नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो मिल जाएगा। और आगे जैसे जैसे आपका कंटेंट होता है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मिलेगा, क्योंकि वो दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकली भी जरूरी है। ये सारी चीजें आज जब देख रहा हूँ मुझे समझ में भी आ रहा है। कल शायद रिकॉल करने के लिए हाँ एक बार वो मुझे देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि नई तो चीज है। इससे अच्छा कि पेज पे पीपीटी या फिर जो बिल्कुल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल्स जो है वो मिल जाएगा। हाँ, ये जो मैं फाइल पे जो भी जो लिखूंगा ना, डे बाय डे आपको ये फाइल और रिकॉर्डिंग दोनों मिलती रहेगी, ये वाली चीज। ये फाइल मिल जाएगी। हाँ जी, ये आप जो करोगे दैट इज जुपिटर नोटबुक, जिसपे आप पूरा पाइथन और एडवांस पाइथन करोगे। हाँ जी, स्टार्ट करें विद द पाइथन, देख लेते हैं किस तरीके से चलता है। So Python, as we know, Python is a programming language. So it hardly contains 20% of your theory. Rest will be totally based on your practical part, right? If I talk about the theoretical part, Python is something known as interpreted language. And what is this interpreted language? पाइथन कहता है कि मैं अपने कोड को लाइन बाय लाइन रन करता हूं। पहले लाइन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन, मतलब सीक्वेंस वाइज चलता है। दैट इज समथिंग नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इफ आई टॉक अबाउट जावा, सी, सी प्लस प्लस, दे ऑल आर कंपाइलर लैंग्वेज, जो डायरेक्ट रन होते हैं, वो लाइन बाय लाइन नहीं रन होते। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एनी गेस, जावा पुराना या पाइथन पुराना? ऑलराइट, जावा आपका 1995 में आया था, बट इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, इट इज ऑन 25 1991। सो पाइथन इज मोर ओल्डर देन जावा, बट इसके अंदर कुछ बग्स थे, वापस रिबिल्ड होने गया हमारे पास प्रॉपर तरीके से 2012 में हुआ, जिससे कि इसकी डिमांड फिर बढ़ती चली गई। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू प्रेडिक्शन कर सकते हो, जावा से आज तक भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर, वो डेवलपमेंट में आता है, एप्लीकेशंस बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, वो वाली चीजें। ऑलराइट, किसने बनाया था? विडो वेन प्रसम। पाइथन बोला जाता है केस सेंसिटिव। we'll talk about this afterwards with the help of example and something easy to code. This is all the first step of Python, that is the theoretical part. कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे, the first step will be your data types, हमेशा। The first, that is integers. Second, that is something known as float. Third, we can call as string. And fourth, that is something known as boolean. कोई भी लैंग्वेज अगर आप स्टार्ट करते हो तो बस इतना है, जितना ज्यादा रियल लाइफ से रिलेट करोगे उतने अच्छे से समझोगे, क्योंकि चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, राइट? अब अगर मैं बात करूं इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है इन अ सिंपल लैंग्वेज, बता सकते हो कोई आइडिया? दैट्स व्हाट, इन अ सिंपल लैंग्वेज इंटीजर कहता है मैं वो वैल्यूज होता हूं जो डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं करता है। डजेंट मैटर आप नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो। फ्लोट कहता है मैं बिल्कुल अपोजिट हूं इंटीजर का, आपने जैसे बताया इंटीजर तो डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं करता। फ्लोट कहता है जस्ट अपोजिट टू इंटीजर, द नंबर्स व्हिच कंटेन्स द डेसिमल पॉइंट इज समथिंग नोन एज फ्लोट। जो भी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट कंटेन करेंगे वो सारे आपके फ्लोट है, डजंट मैटर यू आर गोइंग फॉर द नेगेटिव नंबर्स और द पॉजिटिव वन। स्ट्रिंग कहता है कि मैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हूं, बट मैं इस तरीके से नहीं समझेंगे। जो भी चीज सिंगल कोट, अब चाहे वैल्यूज ही क्यों ना हो, सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स में आ जाए, वो सारी ही चीजें आपकी स्ट्रिंग है। अब ऑब्वियस की बात है कुछ तो डिफरेंस होगा, एल्स मैं तो सिंगल कोट में भी मेंशन कर सकता था। आई हैव थ्री काइंड्स ऑफ कोट्स, दैट इज सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट। अगर कोट्स के अंदर पॉइंट वैल्यू भी आ गई तो दैट इज नॉट द फ्लोट, दैट इज स्ट्रिंग। सिंपल वैल्यू आ गई स्ट्रिंग, क्योंकि कोट्स के अंदर है। अब if I talk about the difference between all these codes, if I talk about triple quote is basically used for the multiple of lines. अगर आपको एक से ज्यादा लाइन लिखनी है स्ट्रिंग के अंदर, तब आप यूज करते हो ट्रिपल कोट। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्स क्या अभी नोटिस नहीं करना, लेट से मैंने अभी कितने 4 लाइंस लिख दी, राइट? मैं जैसे ही प्रिंट करने जाऊंगा मुझे एरर मिल जाएगा, सी गेटिंग द एरर। इवन अगर मैं डबल कोट यूज करूंगा, स्टिल गेटिंग द एरर।
क्योंकि मल्टीपल ऑफ लाइंस, एक से ज्यादा लाइन हमेशा किस में लिखी जाती है? इट इज इन ट्रिपल कोट। जैसे ही मैंने ट्रिपल कोट करा वो आपका रन हो गया। ठीक है। If I talk about the difference between single quote and double quote, I believe you have heard about the apostrophe cases like isn't, couldn't, don't, aren't, something like this, right? तो जो भी apostrophe वाले cases होता है, let's say मैं single quote में mention कर रहा हूँ, वो जैसे ही मैं रन करूंगा again will get the error। वो कह रहा है कि हम, हाँ जी, मैं जैसे ही रन करूंगा again getting the error। क्यों? वो कहता है आई नो द स्टार्टिंग पॉइंट बट आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज इन द एंडिंग पॉइंट। दैट्स व्हाट। क्या ये यहां पर एंड हो रहा है या यहां पर? तो कभी भी अगर आपके पास एपोस्ट्रोफी होते हैं तो दैट्स व्हाट, या तो डबल कोट लगाओ या ट्रिपल कोट। ठीक है, ट्रू होता है। अगर आप ट्रिपल कोट लगाना चाहते हो ट्रिपल कोट भी लगा सकते हो, बट यू नो द डिफरेंस नाउ। ट्रिपल कोट बेसिकली मल्टीपल ऑफ लाइंस के लिए बना, राइट? ठीक है। और सिंगल कोट का मतलब है इन अ सिंगल लाइन वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी कि आप सिंगल कोट ही लगा सकते हो। सिंगल लाइन में आप डबल भी लगा सकते हो, ट्रिपल कोट भी लगा सकते हो, बट डिफरेंस तो समझ में आ गया, राइट? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। इफ आई टॉक अबाउट बुलियन, बुलियन कहता है मैं हमेशा आउटपुट दो ही चीज में देता हूं, या तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी या तो मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। बट जैसे कि मैंने बताया था पाइथन होता है केस सेंसिटिव। ये कहता है कि आपका बुलियन मैं तभी मानूंगा जब आपका टी और एफ हमेशा कैपिटल होगा। मैं अगर इसको स्मॉल करता हूं तो देखो कलर भी चेंज हो गया, जो कि डिनोट नहीं करेगा बुलियन। इसका मतलब होता है जो भी आपके स्मॉल अल्फाबेट्स है और जो भी आपके कैपिटल अल्फाबेट्स है, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आपके पास बैग है, अब इस बैग में आप लैपटॉप कैरी करते हो, बैग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, कैरी बैग भी होता है, सिंपल लैपटॉप बैग होता है, बट कैरी बैग में लैपटॉप तो नहीं रख सकता। ठीक इसी तरीके से दोनों तो है ए ही, बट अगर आप स्मॉल ए के अंदर सामान रखोगे तो स्मॉल ए को ही देखना, कैपिटल ए के अंदर रखोगे तो कैपिटल ए को देखना, क्योंकि दोनों अलग है, केस सेंसिटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? बस डाउट लेके आगे मत चलना प्लीज। इसी के बाद हमारे पास स्टेप आता है वेरिएबल्स। बता सकते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? ठीक है। अब आप बैग कैरी कर रहे हो, अब बैग के अंदर आप बुक्स, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, चार्जर, टिफिन बॉक्स, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट स्टोर करते हो। वो बैग क्या काम कर रहा है? एक कंटेनर का, राइट? ठीक इसी तरीके से पाइथन के अंदर वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स इन विच वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप वैल्यूज। वी कैन स्टोर, फॉर एग्जाम्पल अभी तो थियोरेटिकली हमने जान लिया कि वेरिएबल्स क्या होता है। प्रैक्टिकली कैसे? या तो कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट ले लो, ये आपका पहला वेरिएबल बना ए नाम का। दूसरा तरीका, अल्फाबेट के बाद नंबर ले सकते हो, अगेन ये भी आपका वेरिएबल बनेगा, बट कभी भी स्टार्टिंग नंबर से नहीं होती है। अगर मैं 12A लिखूंगा और मैं बोल रहा हूं वैल्यूज को असाइन करो, तो ये सिंपली आपको एरर देगा, क्योंकि नंबर से कभी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग नहीं होती है। आप स्टार्ट कर सकते हो विद द अल्फाबेट, उसके बाद नंबर ले सकते हो, बट नॉट एबल टू स्टार्ट विद द नंबर। ठीक है, ये तीन तरीके समझ में आए? ग्रेट। या तो आप पूरा वर्ड ले लो, पाइथन, मैंने जैसे ही रन किया ये आपका रन हो गया, राइट? अब एकमात्र मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होता है एज ए वेरिएबल, जिसको बोला जाता है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल में इंक्लूड नहीं होता है। और नॉर्मली अंडरस्कोर कब इस्तेमाल होता है? देखो हम जब भी पूरा नाम लिखते हैं तो हम बीच में एक स्पेस देते हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे कुछ नाम इस तरीके से लिख दिया, मैं जब इसको प्रिंट करने जाऊंगा ये मुझे इनवैलिड सिंटैक्स देगा, एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? स्पेस जो है वो भी नहीं। दैट्स व्हाट, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे वेरिएबल का नाम ए है या बी है, क्योंकि इनके बीच में तो स्पेस है। कभी भी पूरे नाम को इंटरलिंक करने के लिए आप बीच में लगा सकते हो अंडरस्कोर। मैंने जैसे ही रन किया मेरा हो गया, नहीं होता है। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप इसको बीच में ही लगा सकते हो। स्टार्टिंग में लगा लो, बिल्कुल, एंड में लगा लो, कहीं भी लगा लो, वेरिएबल में इंक्लूड होता है मतलब होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था डेलोइट में 2 साल के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि उन्हें पता है भाई अगर एक्सपीरियंस है तो वो लॉजिक तो है, बेसिक में फंस जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं लाइक तीन तीन चार अंडरस्कोर ले लिए, क्या ये वेरिएबल बनेगा? ना मैंने कोई अल्फाबेट दिया ना मैंने कुछ दिया, बिल्कुल सही। अंडरस्कोर वेरिएबल में इंक्लूड होता है मतलब होता है। अब मैटर नहीं करता कितने हैं, आप रैंडमली कितने भी लगा लो, मैटर ही नहीं करने वाले, क्योंकि इंक्लूड होता है मतलब होता है।
1 लगा लो या 1000 लगा लो। ठीक है, सारे क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये थे हमारे टाइप्स, जिस जिस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। इसी के बाद मेरे पास आ जाता है हैश। हैश बेसिकली यूज होता है कमेंट्स के लिए। एंड व्हाट इज दिस कमेंट? कमेंट इन द सेंस, मान के चलो मैंने यहां पे ये कोड बनाया। हाँ, इसमें यूज नहीं होगा, बस एक्सप्लेन करने के लिए यूज होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैंने कोड लिखा, मैं चाहता हूं ये जानना कि मैंने लाइन बाय लाइन लिखा क्या है, तो आप हैश लगाकर इजीली अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर लेट से हैश नहीं लगाओगे, मैंने यहाँ पे हैश नहीं लगाया और मैं सिंपली अपनी लैंग्वेज में लिखने लग गया, तो वो इनवैलिड सिंटैक्स देगा। उसे थोड़ी पता है ये चीजें क्या है। अगर आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो तो सिंपली हाँ, क्लोज नहीं करना है। क्लोज नहीं करना है, बस स्टार्टिंग हमेशा हैश शो होगी, तब वो समझ जाता है कि भाई मेरी कमेंट बन चुका है। एंड पॉइंट सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन हमेशा चली जाएगी, अब कितना भी जा सकते हो, के लिए एक बार करते हैं। हैश लगाना पड़ेगा। पर अगर आप मल्टीपल ऑफ लाइंस को कमेंट बनाना चाहते हो तो वो ट्रिपल कोट में भी होता है नॉर्मली, बट वो रेयरली यूज होता है, ऐसे हम करते नहीं। इसको मतलब मैं बोथ साइड में दे दिया तब भी एरर देगा या नहीं? नहीं, कोई एरर नहीं देगा, आप लगा लो। देखो, लगाना चाहते हो लगा लो, बट उसका कोई फर्क नहीं है। यूज हाँ, यूज नहीं है, क्योंकि हैश स्टार्टिंग में लगते ही वो समझ गया इसके आगे की चीजें कमेंट आउट है। ऑलराइट, अब इसी के बाद मेरे पास है एक प्रिंट फंक्शन, और हमेशा याद रखना है, बहुत कम पता है लोगों को, प्रिंट की 2 फंक्शनैलिटी होती है, ना कि एक। प्रिंट कहता है मेरा काम है चीजों को डिस्प्ले करवाना, आउटपुट शो करवाना। दूसरा, ये अभी थ्योरेटिकली जानेंगे, जब फॉर लूप आएगा तब समझ पाएंगे अच्छे से। प्रिंट कहता है मैं हमेशा नेक्स्ट लाइन कैरी करके चलता हूं। पहला, कोई भी चीजें डिस्प्ले करवानी हो, किसी का भी आउटपुट दिखाना हो। दूसरा, हमेशा नेक्स्ट लाइन कैरी करके चलता है। आपका जैसे ही फॉर लूप चलता है, यहां पे अगर मैं अभी सिर्फ दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत आगे की चीज है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब है, जैसे ही अब देखो इसने आर प्रिंट करा, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में थ्रो कर दिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन से लाइन में गया? सेकंड, राइट। प्रिंट कहता है जैसे ही प्रिंट करोगे, अब देखो यहां पर फॉर लूप क्या है, मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूं अभी ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ इस क्वेश्चन को। फॉर लूप आइट्रेट करता है चीजों को, बहुत आगे की चीज है सर, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। आइट्रेट करता है, आइट्रेट इन द सेंस, मान के चलो एक एजेड पर्सन है, बूढ़ा आदमी, अब उन 90 प्लस एज है। अब उनको मैं एक टास्क दे दूं कि आपके राइट साइड ना कुछ ईंटें रखी है, आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है। तो वो क्या करेंगे? अब एजेड, वो तो एक ही ईंट उठाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे रखेंगे, दोबारा आएंगे दूसरी ईंट उठाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे रखेंगे। ये कब तक करेंगे? जब तक उनका पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक इसी तरीके से फॉर लूप चलता है। फॉर लूप कहता है मैं एक एक एलिमेंट को उठाता हूं, और जैसे जैसे आपके लॉजिक है, जैसे आपकी कंडीशन है, वैसे मैं मेंशन करता हूं। तो जैसे ही मैंने फॉर आई इन एक्स करा, दैट मींस वो आई के अंदर एक्स में से एक एक सामान को उठा रहा है। तो मेरे पास आई के अंदर पहला क्या आया? पी। जैसे ही पी आया, उसने क्या देखा? भाई मुझे तो प्रिंट करना है पी को। अब जैसे ही वो प्रिंट करेगा, प्रिंट का काम है प्रिंट करना, और नेक्स्ट लाइन कैरी करके चलता है, तो वो आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन को लेके भी चलता है। मतलब जैसे ही आपका पी प्रिंट हुआ, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में फेंक देगा। अब मेरा जो पी के बाद एलिमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, अब आर मेरा नेक्स्ट लाइन में आएगा, और यही आउटपुट में आप देख रहे हो। प्रिंट भी होगा और उसके बाद कर्सर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है, नेक्स्ट लाइन में थ्रो कर देता है। ठीक है, ये वाली चीज है। ये अच्छे से देखेंगे, जैसे ही फॉर लूप आएगा उसमें बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिलेगा। फिलहाल चीजों को डिस्प्ले करवाता है, 2 फंक्शनैलिटी, और नेक्स्ट लाइन कैरी करके चलता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास एक और क्वेश्चन जनरेट हुआ। मैं अगर यहाँ पे a इक्वल्स टू 100 लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे a लिखा, ये तो मुझे तब भी आउटपुट दे रहा है, और प्रिंट कर रहा हूँ मेरा तब भी आउटपुट आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? विदाउट प्रिंट भी तो मैं आउटपुट दे रहा हूँ, तो मुझे प्रिंट दिया ही क्यों है? ये भी पॉइंट है। द डिफरेंस इज, ये था आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन। कभी भी जब आपके पास मल्टीपल आ जाते हैं, जैसे देखो a इक्वल्स टू 100 लिखा, b इक्वल्स टू 200 लिखा, मल्टीपल आ गए। अब अगर मैं a और b लिखूंगा, तो ये कहता है कि आप जब प्रिंट नहीं लगा रहे, तो मैं लाइन बाय लाइन तो चलूंगा। मैंने देखा a के अंदर 100 है, फिर मैंने देखा b के अंदर 200 है, तो वो कहता है कि जो ऊपर वाला वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू मैं ओवरराइट कर दूंगा, और जो भी सबसे लास्ट में वेरिएबल होगा उसकी मैं वैल्यू शो करूंगा। इंटरचेंज करके देख लेते हैं। हाँ, ए की वैल्यू देगा जो भी सबसे लास्ट में होगा। अब ए मेरा लास्ट में है, तो वैल्यू किसकी आएगी? ए की, दैट इज 100। बट प्रिंट का काम क्या है?
चीजों को डिस्प्ले करवाना। तो प्रिंट का काम तो यही है, तो वो तो दोनों को डिस्प्ले करवाएगा। समझ में आया अब? तो मल्टीपल एक्सप्रेशंस के लिए आप सिंपली प्रिंट यूज करते हो, सिंगल एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ये थे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपकी बेसिक्स थे, हैश किस लिए यूज होता है, प्रिंट किस लिए होता है, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स एंड ऑल, डेटा टाइप्स। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेट्स से देख लेते हैं। आप मुझे बताना, ये कौन सा डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू यू? कौन सा डेटा टाइप लग रहा है? इसकी बहुत बढ़िया, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोड्स। इसका क्या टाइप है? ग्रेट। इसका क्या टाइप है? जल्दबाजी कर दी। जैसे ही मैं रन करूंगा, ये मुझे एक एरर देगा जिसमें लिखा होगा नेम नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ये एरर आ जाएगा, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बुलियन कहता है मेरा टी हमेशा क्या होगा? कैपिटल। दैट इज समथिंग नोन एज बुलियन। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट दिस? ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ग्रेट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेटर, we can say logical operator. Third, we can say comparison operator. Third, that fourth, that is something known as membership operator. Fifth, we can say identity operator. होते मेरे पास और भी है, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर, बट यूज नहीं है। देखो पाइथन अगर मैं 10 साल भी लेने बैठूंगा कभी खत्म नहीं होगी, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी चीज है। तो जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेट्स से विद द हेल्प, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर से पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन उसमें इंक्लूड होगा। देखो, एक आता है ग्रेटर देन, सेकंड इज समथिंग नोन एज लेस देन, थर्ड वी कैन कॉल एज ग्रेटर देन इक्वल्स, फोर्थ लेस देन इक्वल्स, fifth, will you please let me know like what is the difference between single equals and double equals? Do you have any idea? हाँ, point. Single equal is basically used for assigning the values like a equals to 10, b equals to 30, c equals to hello। जो भी कर रहा हूँ वो values assign होता है सिंगल इक्वल से। डबल इक्वल्स इज बेसिकली यूज फॉर द कंपैरिजन, किसी दो नंबर के बीच में कंपेयर करने के लिए। ये हमेशा आउटपुट देता है बुलियन में, आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 7 इज ग्रेटर देन 8, इज इट? नहीं, बिल्कुल, कंडीशन इज फॉल्स, नहीं होता है बड़ा। इफ आई से लेट्स से 7 इज लेस देन 8, इज इट? यस, 7 छोटा होता है 8 से, कंडीशन इज ट्रू। अब ये कुछ और की तरह काम करता है, और की तरह मतलब या तो वो बड़ा हो या उसके बराबर हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो वो यहाँ पे कह रहा है, मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा 9 बड़ा या फिर बराबर होता है 9 के? बराबर तो होता है, दैट मीन्स द कंडीशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने लिख दिया 9 इज, ब्रैकेट में स्पेस इतना कोई इशू नहीं है। देखो अब मैं स्पेस ही नहीं डाल रहा, वो तो बस खूबसूरती के लिए डाल रहा था, बाकी कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 10, क्या मेरा 9 छोटा या फिर बराबर होता है 10 के? छोटा तो होता है, देन द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट। इसी के बाद आ जाता है कंपेयर, सॉरी, डबल इक्वल्स। 8 इक्वल्स टू 8 होता है, अगर मैं लिखूं 9, कंडीशन इज फॉल्स, 8 9 के बराबर तो नहीं होता है। और नॉट इक्वल्स बिल्कुल डायरेक्ट बोलता है, ये और की तरह नहीं, डायरेक्ट, भाई वो मेरा बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बोल दिया 7 इज नॉट इक्वल्स टू 7, क्या ये सच है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स। बट यहाँ पे बोल रहा हूँ 7 इज नॉट इक्वल्स टू 9, बिल्कुल 7 9 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। क्लियर है पूरा कंपैरिजन? बहुत बढ़िया। इसी के बाद हमारा आ जाता है लॉजिकल।
ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कहता है मैं तीन चीजें रखता हूं, एक और, एक एंड और एक नॉट। अब और कहता है मैं कैसे काम करता हूं, मान के चलो मुझे दो काम दिए गए कि भाई तुझे आज ऑफिस भी जाना है और मार्केट भी जाना है, तो और कहता है मेरे लिए ना एक चीज कर दो, मैं सेटिस्फाई हूं, या तो मार्केट चले जाओ या तो ऑफिस चले जाओ। अब मैंने यहां पे बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 9 इज ग्रेटर देन 8 और 7 इज लेस देन 9। क्या मेरा 9 बड़ा होता है 8 से? बिल्कुल। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे एक कंडीशन ट्रू चाहिए थी जो कि उसे पहले ही मिल गई, राइट। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 9 इज लेस देन 8, क्या मेरा 9 छोटा होता है 8 से? नहीं। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जैसे ही उसने देखा और, तो वो समझ गया कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या मेरा 7 छोटा होता है 9 से? बिल्कुल होता है। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू, राइट। अगर मैं बात करूं एंड की, तो एंड कहता है भाई साहब मैं ऐसे नहीं चलता, मतलब बिल्कुल मुझे ऑफिस भी, आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट भी जाना पड़ेगा, जब तक आप दोनों चीज सेटिस्फाई नहीं करोगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। सो मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज लेस देन 6। तो क्या मेरा 9 बड़ा होता है 7 से? बिल्कुल होता है। कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही एंड देखा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो क्या मेरा 7 छोटा होता है 6 से? नहीं। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? दैट्स व्हाट कंडीशन इज फॉल्स। ये कहता है मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तभी मैं फुलफिल होऊंगा, और कोई भी एक। नॉट कभी यूज नहीं होगा, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि नॉट कहता है मैं बिल्कुल अपोजिट आंसर देता हूं, और कोई कंपनी ये तो नहीं बोलेगी अपोजिट आंसर दे दो मुझे, राइट। वो वाली चीज है। नॉट कहता है, इसको अप्लाई करने का भी थोड़ा सा तरीका अलग है, पहले आप नॉट लिखते हो, उसके बाद इंप्लीमेंट होता है। अभी इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल फॉल्स आना चाहिए। नॉट कहता है मैं अपोजिट आंसर देता हूं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और एंड नॉट। कंपैरिजन और लॉजिकल क्लियर है? बढ़िया। एक और लास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का फेस है। मैथमेटिकल एक्चुअली मैं आज नहीं करवा रहा, क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उसमें फिर इक्वेशंस हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करने हैं। एक होता है मेंबरशिप, बहुत सिंपल है, पर बहुत ज्यादा यूज होगा। इन, नॉट इन, बस ये है। ये कैसे काम करता है, ये ब्रैकेट मत नोटिस करना, जस्ट सी द नंबर्स। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए, अब मैं उसको बोल रहा हूँ, इन कहता है कि भाई आपने जो सामान रखा है मैं उसके अंदर जाके चेक करता हूँ। लेट से आपने बैग बंद कर दिया, बैग को क्लोज कर दिया, अब मैं उसके अंदर देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने उसके अंदर चार्जर रखा है या नहीं रखा, तो मुझे ओपन करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी वो इन कहता है कि मैं उस ब्रैकेट के अंदर जाके चेक करूंगा जो भी आप कंटेनर दोगे। मैंने बताया 2 in L, तो वो कह रहा है कि मैं चेक कर रहा हूं कि एल नाम के कंटेनर के अंदर क्या मेरा 2 है। अगर है तो मैं आपको बता दूंगा है कंडीशन ट्रू, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कंडीशन फॉल्स। तो इनका बेसिकली काम है उसके अंदर जाके चेक करना वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। तो 2 तो है मेरा, तो यहां पे कंडीशन क्या आ गई? ट्रू। बट मैं बोल रहा हूं चेक चेक करो 20 है क्या इसके अंदर, पर 20 तो नहीं है, दैट मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स। और इसी का अपोजिट होता है नॉट इन। मैंने यहां पे बोल दिया नॉट इन, तो वो कह रहा है कि भाई 20 मेरे एल के अंदर नहीं है, अब आप चेक करके बताओ, बिल्कुल नहीं है, द कंडीशन इज ट्रू। बट अगर मैं बोल रहा हूं 2 मेरा नहीं है पर एक्चुअली तो है, तो कंडीशन इज क्लियर है सारी चीजें? मतलब सर ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई ऊपर से जा रहा है? फिर मुझे हम्म। ये जो यूज है ये यूज क्या फाइनली इन ऑपरेटर का नॉर्मली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, कि भाई मेरे पास ऐसे, जैसे ये रहा सेम, मेरे पास यहाँ पे ये रहे अल्फाबेट्स भी है, राइट, और नंबर्स भी है। अब मुझे इसमें चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास इसके अंदर 2 है या नहीं, तो मैं इसे, दैट्स व्हाट, वो नाम है या नहीं, अब मेरे पास कोई कंट्री है, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट दैट्स व्हाट। अब कंपैरिजन ऑपरेटर, करके फिल्टर करके जो डेटा मिलेगा वो कुछ
बिल्कुल, वो आपका फिर या लिस्ट अभी तक वगैरह चीजें, फाइंड आउट करना है हाँ, ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो इन बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा के अंदर, क्योंकि भाई मेरे को किसी का नाम ढूंढना हो तो मैं इन ऑपरेटर से ही सर्च कर पाऊंगा। और भी चीजें ऐसा नहीं है, बट स्टार्टिंग इसी से, इस तरीके से। तो सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक सर? बढ़िया, क्या आप चाहते हो और भी कंटिन्यू करना? एक और कर ले, मेंबरशिप ऑपरेटर, छोटी सी चीज है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये कभी यूज नहीं होता, इसीलिए बस करवा रहा हूँ। नॉर्मली इसका काम क्या है, ये आपको ना एक छोटी सी वार्निंग देगा जब हम करेंगे ना, अभी वार्निंग देगा, लेकिन उसमें वार्निंग में भी कुछ इस तरीके से आखिर में लिखा होगा, डिड यू मीन इक्वल्स इक्वल्स, क्योंकि ये काम ही आपको दिखेगा कुछ इक्वल्स की तरह करता हुआ। कैसे? अब मैंने बोला 7 is 7, तो 7 = 7 और 7 is 7, तो काइंड ऑफ सेम है, राइट? तो मैंने बोला क्या मेरा 7 7 होता है, यस, कंडीशन ट्रू, और आपको एक छोटी सी वार्निंग दे दी जिसमें लिख रहा हो डिड यू मीन समथिंग इक्वल्स इक्वल्स। इसीलिए नॉर्मली वो चीज यूज होती है, नॉर्मली यूज नहीं होता है, बट हमारे पास ऑपरेटर है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 7 is not 7, मेरा 7 7 नहीं होता, कंडीशन इज फॉल्स, 7 तो 7 होता है। बस ये आपकी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज और इज नॉट। पर उसमें ये एरर आएगा। हाँ, वार्निंग जरूर देगा। वार्निंग ये दे रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये डबल इक्वल्स की तरह काम कर रहा है। हाँ, माइट बी, और इवन देखो, ये तो बस मैं इसकी फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ। नॉर्मली इस तरीके से तो यूज नहीं करोगे भाई, 7 7 को थोड़ी चेक करोगे, आगे और भी चीजें होंगी उनको फाइंड आउट करोगे, ये वाली चीज है। बस इसलिए छोटी सी एक वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि उसे दिख रहा है डबल इक्वल्स की तरह काम करता हुआ वो, ये वाली चीज है। ठीक है, जो छोटी चीज है मैथमेटिकल ऑपरेटर की वो कर लेते हैं, बाकी जो इक्वेशंस होंगे वो बाद में कर लेंगे, है ना? और कोई है क्या? आ, किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है एक्चुअली। एक सर करने वाले थे ज्वाइन। मैथमेटिकल ऑपरेटर बहुत सिंपल है, हमने पहले से ही पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो नॉर्मली ठीक है। इसके बाद फिफ्थ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ रियल लाइफ इट इज समथिंग नोन एज परसेंटेज, बट इन टर्म्स ऑफ पाइथन दैट इज समथिंग नोन एज मॉड्यूलस। और हाँ जी। और एक होता है डबल स्लैश, दैट इज समथिंग नोन एज फ्लोर डिवीजन। ये नॉर्मली बहुत यूज होंगे ये दो चीज, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन। और लास्ट आता है एक्सपोनेंट, पावर। लेट्स से अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम बचपन से कर रहे हैं, राइट? तो उनकी तो नीड है नहीं। बात कर लेते हैं मॉडुलस एंड ऑल की। अगर मैं मॉड की बात करूं, तो मॉड मुझे कहता है, पहली बात तो मैं आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता हूं। एंड व्हाट इज दिस रिमाइंडर? रिमाइंडर मतलब अगर मैं 10 मॉड ऑफ 3 कर रहा हूं, 10 मॉड ऑफ 3 का मतलब है ये प्रॉपर इस तरीके से करेगा, 10 3, तो 3 3 जा 9 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो ये आपको हमेशा देगा रिमाइंडर। तो 10 मॉड ऑफ 3 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, इसका 1 आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं लाइक 79 मॉड ऑफ 10, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? छोट 15 मॉड ऑफ 3, 21, लास्ट क्वेश्चन, 21 मॉड ऑफ 10, दैट्स व्हाट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से मेरे पास आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कहता है मेरी दो फंक्शनैलिटीज है, डबल स्लैश। पहली बात, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, द वैल्यू इज दिस वन, क्वेश्चन। और दूसरा, जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो वो हमेशा पॉइंट में देता है, राइट? तो ऊपर यहाँ पे चलता रहेगा 3.33333, आखिरी में जाके इसका 5 आ जाता है। तो मैंने जैसे ही नोटिस करा ये आ रहा है 33335, तो डिवाइड आपका हमेशा पॉइंट में वैल्यू देता है। पर फ्लोर डिवीजन कहता है मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन में भी मैं पॉइंट के बाद वैल्यूज देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अगर मेरे पास यहाँ पे 79 10 लिखा है, तो 7.9 आना चाहिए अगर मैं प्रॉपर डिविजिबल करूं, राइट? सो मेरा यहाँ पे क्या होगा, वो ये नहीं कहता कि मैं राउंड फिगर कर दूंगा इसको, मैं पॉइंट के बाद वैल्यूज देखता ही नहीं। अब जब मैं पॉइंट के बाद वैल्यूज देखता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं 7 है 8 है 2 है क्या है, तो मैं हमेशा आपको दूंगा होल नंबर, क्वोशिएंट की वैल्यू वो भी होल नंबर देगा। तो 10 फ्लोर ऑफ 3 का होल नंबर कितना मिलेगा? दैट्स व्हाट, 79 फ्लोर ऑफ 10 में
20, अरे 15 फ्लोर ऑफ 4 में, 3 में, सॉरी 4 में, दैट्स व्हाट। 56 फ्लोर ऑफ 5 में, सब कुछ के अलग अलग होना चाहिए। हाँ जी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट चीज बाकी है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता है पावर। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 पावर ऑफ 3, तो जो मेरा पहला है मतलब 5 को वो हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 3 टाइम्स, दैट इज 125। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 पावर ऑफ 8, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 8 टाइम्स, एंड आउटपुट विल बी 2 4 8 16 32 64 128 256। क्लियर है? अब 3 पावर ऑफ 3 दैट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेगा फॉर द 3 टाइम्स एंड दैट इज 27। ये थे आपके ऑपरेटर्स। पर इतना ही नहीं, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आज नहीं, वो कल ही करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना बल्क में भी करना नहीं है, चीजों को सीखनी है। हाँ जी। सो आज के सेशन में जो भी चीज हमने देखा फ्रॉम स्क्रैच टू अप टू हियर, सारी चीजें क्लियर है सर? कोई डाउट? सारी चीज़ clear है। मिल जाएगी, आपको काउंसलर मैम दे देगी। मैं इसको भेजूंगा साथ साथ रिकॉर्डिंग के। आपके जैसे ही ये अब क्लोज करूंगा, कन्वर्ट होगी रिकॉर्डिंग, नाइट तक मैं आपको शेयर करवा दूँ। ठीक है? और कोई डाउट? क्लियर सर? सॉरी। हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे।